तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का ये आज का हम लोग का प्रीवियस ईयर का 9/12/2018 यानी प्रीवियस ईयर हम लोग आज सेट 3 देख रहे हैं और मॉक टेस्ट 6 देख रहे हैं। यह एग्ज़ाम 9/12/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल का जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसका एग्जैक्ट पेपर है। इसका कल हम लोग जीके और जीएस देख लिए थे। आज हम लोग तकरीबन 32 के आसपास मैथ्स का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यही है प्रॉब्लम एसएससी के साथ। आप जब पहला इसका प्रीवियस ईयर किए थे तो आपको 8 और 9 था जो मैथ का क्वेश्चन था। जो आप आज देख रहे हैं तो इसमें 33 है और जिन्होंने कल देखा था उसमें 20-21 के आसपास मैथ्स का प्रश्न था। तो ये सब है एसएससी का डिमेरिट्स। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सिर्फ आप लोग जीके जीएस नहीं, मैथ्स और हिंदी पे भी आप लोग फोकस कीजिए। चलिए आज का पहला प्रश्न है। एक चीज़ और, जो लोग नहीं पुराना वीडियो देखे हैं उनसे मेरा अनुरोध है आप जाके पुराना वीडियो ज़रूर देखिए। उसमें एक से एक अच्छे क्वेश्चंस कराए गए हैं। और टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन इसलिए कीजिए ताकि आपको पीडीएफ्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इससे 4 गुना काम को 6 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो प्रत्येक प्रश्न के बाद वीडियो पॉज करना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करना है। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। तो आप लोग जानते हैं एक फार्मूला M1 D1 H1/W1 वाला, इसको लगाना पड़ेगा। तो देखिए कह रहा है 12 व्यक्ति यानी मैन कितना हो गया, M1 12 व्यक्ति हो गया। उसके बाद कह रहा है कि D1 डे कितना लग रहा है, तो 8 दिन लग रहा है। और इसमें कितना वर्क कर रहा है, तो देखिए चलिए वर्क को मैं बाद में लिखूँगा। M2 कितना है, M2 आपका हो जाएगा, इससे 4 गुना काम करने को 6 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता हो जाएगी। M2 नहीं दिया, हमको M2 निकालना है तो मैंने x मान लिया। D2 आपको दिया है 6 दिन और कह रहा है 4 गुना वर्क, यानी मैं इसे 4 गुना मान ले। अगर ये 1 होगा W1 तो ये कितना हो जाएगा 4 गुना, यानी मेरा 4 हो जाएगा। चलिए M1 D1 H1 फार्मूला लगा दीजिए। आप सब जानते हैं M1 D1 H1/W1 बराबर M2 D2 H2/W2। चलिए एक चीज़ बताइए, यहाँ पे M1 है, D1 है, H1 नहीं है तो मैं H1 को नहीं लिखूँगा। M1 कितना है 12 है, D1 कितना है 8 है, बराबर वर्क कितना है, मुझे यहाँ एक वर्क करना है। दूसरे में क्या है M1 मुझे निकालना है, x हो जाएगा। D2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और वर्क कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए इस 6 से, देखिए इस 6 से कटाइएगा 2, ठीक है। और 8 दूनी 16 चौका 64, यानी x बराबर क्या हो जाएगा आपको 64 हो जाएगा। और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ 64 दिख रहा है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 एवं 18 से पूर्णतः विभाज्य है। एक चीज़ बताइए मुझे, वो संख्या आपका 4 अंक का हो जाएगा, यानी 4 अंक का सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, वो होती है 4 9। तो इसमें 4 9 तो कहीं है नहीं, तो क्या हो जाएगा उससे थोड़ा सा कम का हो जाएगा। यानी देखिए सबसे इसमें जो दिया गया उसमें आपको सबसे बड़ी संख्या 999 है, उसके बाद 9900 है। चलिए इसको निकालने के लिए आपको कह रहा है 12, 15 और 18 से। देखिए 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 3 गुना 4 लिख सकते हैं। 15 को कैसे लिखते हैं, तो 3 गुना 5 लिख सकते हैं। और 18 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 गुना 9 लिख दीजिए। 3 गुना आसानी रहेगा गुना करने में। अब चलिए कोई भी ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा संख्या होगा, किससे, 3 से, 4 से, 5 से, 2 से और 9 से भाग लगना चाहिए, ठीक है, वो संख्या मेरा हो जाएगा। चलिए मैं सबसे पहले बड़ा से बड़ा नंबर लेता हूँ तो 9990 है। अगर मैं इसको सबसे पहले 9 से, तो 9 से तो 3 जीरो तो ये बिल्कुल कट जाएगा। 9 से क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा। मैं बात करूँ 2 से, तो लास्ट में 0 है, यहाँ 9 है तो ये भी कट जाएगा। मैं बात करूँ 5 से, तो देखिए 5 से क्या होगा, 5 से कटेगा तो 5 कम 5, 4 5 9 45, 4 5 9 45, 4 5 8 40 कट जाएगा, ठीक है। 5 से भी आपका ये कट गया। इसके बाद बचता है आपको 2। 3 से देखिए तो 3 से 1 कटना ही कटना है
और दो दो से तो हो ही गया था। इसके बाद बच गया 4, 4 दूनी 8, 1 4 चौका 16, 3 39, 4 9 36, 3, तो 3 से नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद बच गया 9900, ठीक है, 9900, तो ये तो 5 से कटेगा, 2 से कटेगा, देखिए 9 से भी ये कट जाएगा, अब 3 से कटाएगा, 3 से भी कट जाएगा। अब देखना है कि ये 4 से कटेगा कि नहीं, तो 4 दूनी 8, 1 4 चौका 16, 3 4 8 32, 4 5 20, यानी कट जाएगा। तो मेरा सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, ये 9900 हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि 12 को मैं 3 गुने 4 लिख सकता हूँ, यानी कोई संख्या अगर 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए तो डेफिनेटली वो 12 से कट जाएगा। कोई संख्या 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए तो डेफिनेटली वो 15 से कट जाएगा। इसी बेसिस पे मैं इसको सॉल्व किया हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है एक धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 480 रुपये एवं 3 वर्षों में 520 रुपये हो जाती है, ब्याज की वार्षिक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, फिर से वही काम, इसको वीडियो पॉज करके आपको सॉल्यूशन करना है। चलिए, कह रहा है कि 2 वर्षों में 480 और 3 वर्षों में कितना 520 हो गया, तो इसका क्या करना है, दर निकालना है। तो आप लोग बहुत सारा फॉर्मूला जानते होंगे, मैं सिर्फ उतना नहीं करता हूँ, मैं कभी भी ऐसे सोल्व कर लेता हूँ। 1 + r/100 बराबर क्या होता है, जो बड़ी संख्या होता है उसको ऊपर लिख देते हैं, तो 520, जो छोटी संख्या होता है उसको नीचे लिख देते हैं। 2 वर्ष के लिए यही होता है। ठीक है, यहाँ से इसको कटा दीजिए। ठीक है, अब बताइए, इसको आप कटाइएगा तो क्या हो जाएगा, जब इसको आप कटाइएगा तो 4 से कटाइए, 4 से 13 चौका 52 और 4 से 12 चौका 48 हो गया। अब चलिए देखिए, 1 + r/100 बराबर 13/12 है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + r/100 बराबर 13/12, तो 1 + 1/12 लिख सकते हैं। 12 × 12 1, 13/12 हो गया। देखिए दोनों बराबर के देखिए, एक बराबर के इधर है, दूसरा बराबर के बाएं साइड में है, दोनों का सिंबल्स, दोनों का जो चिन्ह है सेम है, तो इसको कटा सकते हैं। अब देखिए क्या हो गया, r/100 बराबर 1/12। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 100/12 हो जाएगा, क्रॉस गुना हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 12 × 8 = 96, 4 100/12। इसको कटाइएगा 1/3, यानी क्या हो जाएगा, 8.1/3% आपका दर हो जाएगा। 8.1/3 आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए आप लोग इससे पहले बहुत सारा स्टेप करते हैं, मैं उतना नहीं करता हूँ। मुझे पता है मैं डायरेक्ट 2 साल के लिए आता है तो मैं सिर्फ इतना ही करता हूँ, या 3 साल के लिए भी आता है तो मैं इसके आगे से ही स्टार्ट करता हूँ। मैं इसके पहला स्टेप कभी नहीं लिखता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का योगफल 15 है एवं उनके वर्गों का योगफल 113 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको फिर से वही काम करना है, पॉज करके सॉल्यूशन करना है। कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल 15 है, यानी a + b बराबर कितना है, आपको 15 दिया है। ठीक है, और कह रहा है उनके वर्गों का योगफल, यानी a² + b² बराबर क्या किया है, आपको 113 दे दिया है। यहाँ से आपको 2 चीज़ करना होता है। पहला यहाँ पे कम्बिनेशन करना होता है, क्या होगा, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ क्या हो जाएगा, 9 और 6 15 हो जाएगा, 9 अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 9 81 और प्लस 6 6 36, जोड़िए 6 1 7, ये तो हुआ नहीं, 113 तो आया नहीं, 113 नहीं आया तो ये मेरा नंबर होगा नहीं, इसलिए फिर अगला नंबर मैं देखता हूँ 8 और 7 15 होता है, 8 28 64 और 7 7 49, 9 4 13 3 हाथ में 1, 6 4 10 1 11, यानी ये मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। अब पूछ रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या क्या है, इसमें आपका 8 हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट है।
चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, एक दुकानदार ने 1 रुपये में 12 पेंसिलें खरीदी, 20% लाभ पाने के लिए उस दुकानदार को 1 रुपये में कितने पेंसिलें बेचनी चाहिए। आपको फिर से वही काम करना है, मैं बार बार बोलूँगा नहीं। देखिए कह रहा है एक दुकानदार ने 1 रुपये में 12 पेंसिल खरीद रहा है, यानी 12 जो पेंसिल है, 12 पेंसिल का जो आपका हो गया क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 12 पेंसिल का क्रय मूल्य क्या हो गया, तो ये 100 पैसा है। ठीक है, अब चलिए कह रहा है कि हमें 20% लाभ चाहिए, और मैं बताया हूँ 20% का मतलब क्या होता है, 20/100, यानी किसी चीज़ को 120 में बेचना पड़ेगा 20% लाभ के लिए। यानी 12 पेंसिल का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 12 पेंसिल का विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 120 पैसा। तो कह रहा है 1 रुपया में बेची गई पेंसिल, तो 1 रुपया में कितना पेंसिल बेचा हो गया, 12/120 गुना 100, यानी 12 दहा के 120, तो कितना 100/10 कितना हो जाएगा, 1 रुपया में 10 पेंसिल आपको बेचा गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है एक घड़ी की दर्पण प्रतिबिंब 4:15 समय दर्शा रही है, घड़ी में सही समय क्या है। देखिए जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब बोला जाए तो आपको क्या करना है, 12 घंटा में से इसको घटा देना है। ठीक है, 12 घंटा में से जो समय दिया रहेगा उसको घटा देना है। 12 घंटा को कैसे लिखोगे आप, 11 घंटा और 60 मिनट, और घटाने के लिए आप 4 घंटा और कितना 15 मिनट आप घटा दो, यहाँ पे भी हो जाएगा 45 और यहाँ पे हो जाएगा 7, 7 4 11, यानी 7:45 आप देख लो किस में है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 27, आपको क्या करना है, फिर से वही काम करना है, वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन करना है। कह रहा है 380 रुपये की धनराशि को ई एवं बी के बीच बांटा जाता है, जिसमें ए के हिस्से के 5वां भाग एवं बी के हिस्से के 8वें भाग का संगत अनुपात 4:7 है, ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, राशि कितना है, तो वो 380 का अमाउंट है। कह रहा है ए एवं बी के बीच बांटा जा रहा है, ए के हिस्से का 5वां भाग, यानी ए के हिस्से का 5वां भाग, ठीक है, एवं बी के हिस्से के 8वें भाग का संगत अनुपात, और बी के हिस्से का 8वां, लिखिए इसको, बी के हिस्से का 8वां भाग का जो संगत अनुपात है वो है अनुपात 4:7। अब इसको कैसे लिखते हैं, जब भी इसका मतलब क्या है, बट्टा में है, यानी A/5 बटा B/8 बराबर 4/7, यही लिख सकते हैं हम। अब बताइए क्या हो जाएगा, जब ये बराबर के ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, यानी A/5 गुना 8/B बराबर 4/7, यही हो गया ना। यानी क्या लिखेंगे आप, 8A/5B बराबर 4:7, यही आप तो लिखोगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ से आपको कुछ कटने वाला दिख रहा है, बिल्कुल 4 दूनी 8 कट गया। अब चलिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 2A/5B बराबर 1/7 आप लिख सकते हैं। चलिए अब गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना, यानी 7 दूनी 14A बराबर 5B। अब मैंने एक एग्जाम इक्वेशन में बताया था, देखिए ए के साथ बगल वाला जो नंबर है ए हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी ए बराबर आपका हो गया 5 और बी बराबर क्या हो गया, 14 हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है ए और बी में कैसे बांटा जाएगा, इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 15×4 19, 19 यूनिट का वैल्यू कह रहा है 380 रुपया बांटा गया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको, तो 380/19, तो 19 दूना 38, 20 रुपया हो जाएगा। तो आपसे किसका पूछा जा रहा है, ए का हिस्सा पूछा जा रहा है। ए कितना है, 5 है, तो 5 गुना 20 कितना हो जाएगा, ये आपको 100 रुपया उसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है एक संख्या एवं उसके वर्ग का योगफल 240 है, वह संख्या है। ठीक है, कह रहा है एक संख्या, मैंने मान लिया वह संख्या x है और उसके वर्ग यानी x + x² बराबर क्या कह रहा है, 240 कह रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन से आना है
ऑप्शन से देखना है वो संख्या कौन हो सकता है। 20 और 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 बीस ये 400, ये तो होगा नहीं। 15, देखिए 15 15 या 225 और 15 कितना हो गया 240, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया, यानी मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से जाना है। चलिए देखिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित भिन्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में ही बताया था भिन्न कैसे निकालेंगे। जैसे है 7/8, ठीक है, कोई बड़ा है या कैसे छोटा है उसको हम लोग आज फिर से सीखेंगे। तो सबसे क्या करना है, बड़ा में से छोटा को घटा देना है। जब भी बड़ा में से छोटा को घटाइएगा कितना हो जाएगा, उसको बटा के नीचे लिख देना है। तो बड़ा में से छोटा को घटाइएगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और फिर ऊपर वाले में भाग दे देंगे, यानी ये 7 हो गया। फिर से 13/14 को तो क्या करना है, बड़ा में से छोटा को घटा देना है और उसको बटा के नीचे लिख देना है। 14 में से 13 को घटाइएगा क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और ऊपर वाला को एज इट इज लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। उसी तरह 5/7, 5/7 तो 7 में से 5 को घटाइएगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बटा के नीचे लिख देंगे, बटा के ऊपर वाला एज इट इज लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.5। इसी तरह अब हम लोग करेंगे 9/14, तो 14 में से 9 को घटाएंगे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो बटा के नीचे रहेगा, बटा के ऊपर वाला एज इट इज रह जाएगा, तो लगभग ये क्या हो जाएगा 2 के बराबर होगा। अब बताइए इसमें जो नंबर बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा और जो छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा 13 है, इसके सामने का भिन्न क्या है 13/14, यानी ऑप्शन 2 करेक्ट है। आप किसी और मेथड से भी चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन 2 ही क्या हो जाएगा सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य बढ़कर 20 रुपये से 25 रुपया हो गया। चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि चीनी पर व्यय पूर्ववत रहे। ठीक है, यानी आपको फिर से वही काम करना है, वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन करना है। चलिए कह रहा है चीनी के मूल्य 20 रुपया से 25 रुपया हो गया। पहले कितना था 20 था, अभी कितना हो गया 25 हो गया। कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया। कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया। कितना पे 25 पे। अभी कितना हो गया प्राइस ये 25 हो गया। अब क्या करना है, इसको हमको परसेंटेज में निकालना है, यानी 5 चौका 20, 4 से क्या हो जाएगा 25। तो हमको क्या करना है 25% हमको क्या करना है कम करना है। 25% अगर हम कम कर देंगे, देखिए 5 पच्चे 25 हो जाएगा, मैंने गलती कर दिया, 5 पच्चे 25 और 5 से कटाएंगे तो 20, यानी 20% हम कम कर देंगे तो मेरा खर्च क्या हो जाएगा पूर्ववत रहेगा। होता है कैलकुलेशन मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, इसके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है मोहन 2 कुर्सियाँ 620 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। उसे एक कुर्सी पर 20% की हानि होती है एवं दूसरी कुर्सी पर 20% का लाभ होता है। समग्र लेन देन में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि दोनों कुर्सियाँ का क्या है, 2 कुर्सियाँ 620 रुपये प्रति कुर्सी के दर से बेचता है, यानी जो कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है सेम है। ठीक है, और जो लाभ और हानि हो रहा है वो क्या हो रहा है वो भी सेम हो रहा है। इस केस में एक फॉर्मूला है, जब भी विक्रय मूल्य आपका सेम हो यानी सेलिंग प्राइस क्या हो सेम हो और लाभ हानि यानी प्रॉफिट और लॉस क्या हो इक्वल हो, तो एक फॉर्मूला होता है उसको हम लोग लगा देंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है, इसमें तो ऑलवेज हानि होता है। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है x²/100%। अब चलिए x क्या हो जाएगा, ये जो आप परसेंटेज देख रहे हो 20, तो 20 गुना 20 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और प्रतिशत यानी क्या हो गया 4% आपको हानि हो जाएगा। ठीक है, इस केस में ऑलवेज हानि होगा, हमेशा हानि होगा। कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये तो ठीक है आप ऐसे बता दिए, तो चलो मैं आपको मेथड दूसरा भी बताता हूँ। क्या कह रहा है कि आपको 20% पे आप बेच रहे हैं, ठीक है 20% पे आप बेच रहे हैं तो एक पे क्या हो रहा है हानि हो रहा है, यानी 20% कहे तो क्या हो जाएगा 20/100, यानी क्या हो जाएगा 1/5। कोई चीज़ है 5 है, उसको आप 20% पहले प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट पे बेचे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा।
और जब उसको आप लॉस पे बेच रहे हैं तो 5 का चीज़ को आप कितना में बेचेंगे, 1 के लॉस में बेचेंगे, तो 5 में से 1 घट जाएगा, 4 में बेचेंगे। ठीक है, प्रॉफिट था, एक प्रॉफिट हो रहा था, 5 में बेचते तो एक प्रॉफिट और हो जाता तो 6 हो जाता। चलिए अब क्या है, इसको गुना कर दीजिए दोनों का, तो 6 चौका 24 और 5 बचे 25। एक्चुअल में आपको कितना, ये तो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 25 का चीज़ आप 24 में बेच दिए, कितना का लॉस है, -1 का लॉस है। -1 का लॉस कितने पे है, तो आपको 25 पे है, गुना 100, तो 25 चौका 100, यानी -1 गुना 4 बराबर -4% का आपको क्या है, ये लॉस हो जाएगा। ओहो, चलिए अभी देखिए, 5 का चीज़ आप कितना में बेचे, 6 में बेचे। ठीक है, और 20% लाभ का मतलब 20/100 यानी 1/5। ये क्या है, ये आपका होता है, ये जो वाला जो होता है ये कॉस्ट प्राइस होता है, और ये जो होता है प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो 1 प्रॉफिट हो रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस पे 1 प्रॉफिट, तो 5 का चीज़ 6 हो गया, और लॉस पे बेचे तो कॉस्ट प्राइस पे 1 का लॉस, यानी 5 में से 1 घट गया 4। अब इसको जो आप गुना कीजिए तो 5 × 5 = 25 हो गया, इसको गुना किए तो 6 चौका 24। देखिए ये क्या है, ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस, और ये क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का अंतर क्या है, -1 का है, और -1 का जो अंतर है यही तो आपको घाटा हो रहा है, कितना पे, तो कॉस्ट प्राइस आपका 25 है, तो 25 लिख दिए गुना 100, तो 25 से कटा दिए 4, तो 4% का आपको लॉस हो गया। अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि 12 पंप 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 6 दिनों में 9 से 60 टन पानी निकालते हैं, तो 8 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में 1600 टन पानी निकालेंगे। फिर आपको M1 D1 H1/W1 वाला आ गया। यहाँ पे मैन का मतलब मैन या मशीन कितना है, तो 12 है। ठीक है, कितना घंटा काम हो रहा है, तो 8 घंटा, कितना दिन लग रहा है, तो 6 दिन लग रहा है, और कितना काम हो रहा है, तो 9 से 60 हो रहा है। दूसरे में आपको मशीन के बारे में बताया जा रहा है कि 8 मशीन है, कितने घंटा काम कर रहा है, तो अब 6 घंटा कर रहा है, कितने दिन काम कर रहा है, तो ये आपको पता नहीं है, तो आप x मान लो, और कितना वर्क करना है, तो 1600 करना है। अब आप जानते हैं M1 D1 H1/W1 बराबर M2 D2 H2/W2। चलिए यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, क्या होगा, 12 गुना 8 गुना 6 बटे 9 से 60 बराबर, आप क्या लिखेंगे, 8 गुना 6 गुना x बराबर 1600। चलिए एक बात बताइए, 6 है, 6 कट गया, 8 है, 8 कट गया। देखिए यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 1 0 कट गया, 12 अठे 12 छक 72, 12 से 7 84, 12 अठे 96, तो 8 हो गया। 8 से कटाइएगा तो 2 0, यानी अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। जब इधर तो कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो 20 से गुना कीजिएगा तो 20, और इधर भी 1 है तो इधर गुना कीजिएगा तो 20 बराबर x, और x का वैल्यू ही तो हमको निकालना था, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 दिन, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, सही विकल्प का आपको क्या करना है, चयन करना है। देखिए यहाँ पे A अनुपात B बराबर क्या दिया है, आपको फिर से वही करना है, आप सॉल्यूशन कीजिए पॉज करके। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, A अनुपात B बराबर B अनुपात C। इसको कैसे लिख सकते हैं, A/B बराबर B/C लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर आप क्रॉस गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, B² बराबर AC हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, B²/AC 100% यहाँ हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या निकालना, A⁴ बराबर B⁴, A⁴ अनुपात B⁴, A⁴ तो A⁴ लिखेंगे, B⁴ के बराबर यहाँ पे वैल्यू क्या आया है, तो A और C आया है, A और C। देखिए B² बराबर AC है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर मेरा 4 है तो स्क्वायर हो जाएगा। देखिए स्क्वायर B² बराबर AC है, तो इसको एक बार और स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो AC² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे A⁴ है, यहाँ पे A⁴
2 है। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो a के पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा, c के पावर 2। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन 4 है, इधर उधर हो गया ऑप्शन, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। जब सिपाही ने पीछा करना आरंभ किया उसी समय चोर भी दौड़ना आरंभ कर दिया। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सिपाही की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो सिपाही कितने समय में चोर को पकड़ लेगा। इसका देखिए क्या है कि ये तो क्या है, यहाँ पे 200 मीटर का दूरी है, यहाँ पे क्या है, ये पुलिस वाला है और यहाँ पे क्या है, ये चोर है। जब ये चोर पुलिस को देखता है तो यहाँ से ये भी भागना स्टार्ट कर देता है, ये भी पकड़ना स्टार्ट कर देता है। इन दोनों को बीच का जो दूरी है वो कितना है, 200 मीटर का है। अब चलिए ये क्या कर रहा है, ये जो चोर है, ये चोर क्या कर रहा है, ये कैसे 8 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से, और ये क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से भागना स्टार्ट करता है। एक बात बताइए, दोनों सेम टाइम में भाग रहा है तो 1 मिनट में कितना भागेगा 8, और ये कितना 1 घंटा में 12 और 1 घंटा में 8। यानी दोनों कौन ज़्यादा भागेगा, पुलिस ज़्यादा भागेगा, इसलिए चोर पकड़ाएगा। पुलिस कितना भाग रहा है, पुलिस आपको भाग रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा तेज से भाग रहा है। अब हमको देखिए आंसर क्या है, सेकेंड में दिया है, तो 4 किलोमीटर घंटा को हम क्या करेंगे, सेकेंड में बना लेंगे। तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 नवा 18, इसको कीजिएगा तो 10, यानी 10/9 हो गया। ठीक है, 10/9 ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब चलिए, अब आपको डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर गेदना है, यानी 200 बाई, और यहाँ पे समय कितना, देखिए चाल क्या है 10/9। अब यहाँ से कीजिएगा तो 200 गुना 9/10, 1 0 से 1 0 कटा दीजिए, 20 9 80 से 180 सेकेंड लगेगा पुलिस को पीछा करने में। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है, एक कक्षा में 15 लड़कों एवं 10 लड़कियों का औसत वजन 32.6 किग्रा है। यदि लड़कों का औसत वजन 33 किग्रा है तो लड़कियों का औसत वजन क्या होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। देखिए कोई कक्षा है जिसमें 15 लड़का और 10 लड़कियां हैं, 15 बॉयज़ है और क्या है 10 गर्ल्स है, और दोनों का जो एवरेज वेट है 32.6 kg है। अब बताइए कह रहा है कि यदि लड़कों का औसत वजन 33 kg है तो 15 लड़का का औसत वजन क्या है 33 kg है। कह रहा है तो लड़कियों का औसत वजन क्या होगा। एक बात बताइए, एवरेज कितना है 32.6 है और इन लोगों का कितना है 33 kg है, यानी एवरेज वजन जो है उससे 0.4 कितना 0.4 ज़्यादा है। तो कितना लड़का है 15 लड़का है, तो कितना ज़्यादा इन लोगों का वेट है 15 लड़का का वेट, यानी 15 चौका 60, 6 kg ये लोग ज़्यादा है। अब बताइए 6 kg ये लोग ज़्यादा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अब लड़कियों का औसत वजन क्या होगा। तो लड़की 6 kg तो ज़्यादा है और लड़की कितना है 10 है, तो 0.6 kg इन लोगों का अब वज़न कम हो जाएगा। तो इसमें से 0.6 आप घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 32 kg इन लोग का एवरेज वेट है, और रियल में भी इतना ही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का योगफल 42 है एवं उसका गुणनफल 437 है, उन संख्याओं के मध्य निरपेक्ष अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल, यानी कोई संख्या क्या होगा वो x और y होगा। ठीक है, तो दो संख्याओं का योगफल यानी x प्लस y बराबर क्या है आपको 42 दिया है, एवं उसका गुणनफल x और y बराबर क्या दिया है 437 दिया है। तो आपको x माइनस y निकालना है। आप लोग एक सब फॉर्मूला जानते होंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये फॉर्मूला आप सब जानते होंगे। यहाँ पे x प्लस वाई कितना है आपको 42 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4 गुने 437।
चलिए, जब 42 का आप स्क्वायर करेंगे तो 42 का स्क्वायर होता है 1764 और 4 गुने 437 कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1748। ठीक है, अब इन दोनों को घटाइए, यहाँ पे आपका x माइनस वाई स्क्वायर अभी भी कैरी आएगा, तो x माइनस वाई स्क्वायर बराबर, इसको जब आप घटाइएगा ये हो जाएगा 16, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा √16, तो x माइनस वाई बराबर 4, यही करेक्ट आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 से गुना करने पर गुणनफल उस संख्या से 112 अधिक हो जाता है। ठीक है, फिर से वही काम है, आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन कीजिए। देखिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 से गुना करने पे गुणनफल उस संख्या से 112 अधिक हो जाता है। मैंने क्या मान लिया, वह संख्या x है, उसमें मैं 15 से गुना कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है गुणनफल 1 से क्या हो जा रहा है 112 अधिक हो जा रहा है। अब चलिए 15x बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 112, इधर प्लस का x है, इधर लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 15x माइनस x बराबर 112, तो 14x बराबर 112, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्न व्यंजन का हल कीजिए। देखिए आप इस व्यंजन को देखिए तो 1.7 गुना 1.7, 2 गुना 1.7 गुना 1.3 गुना 1.3 गुना 1.3। तो देखिए जब आप इसको देखें तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह किसका फॉर्मूला होता है, तो यह a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो a क्या है 1.7 है और b क्या है 1.3। देखिए दोनों लिख दिए, अब दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िएगा क्या हो जाएगा, तो 1.7 और 3 2 और ये 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा क्या हो जाएगा 9, आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है पहली सम यौगिक यानी संयुक्त संख्या है। मैंने पिछला बार बताया था, पिछले सेट में आपका आया था संयुक्त विषम संख्या, आज संयुक्त सम संख्या वो भी पहला। तो पहला सम संख्या क्या होगा, वो आपका 2 होगा, तो पहला संयुक्त विषम संख्या क्या हो जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट है। कह रहा है पहली विषम अभाज्य संख्या क्या है, आपको पहली विषम अभाज्य संख्या बताना है। तो पहली विषम अभाज्य संख्या वो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी 3 होता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 3 संख्याओं का योगफल 154 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो एवं तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा प्रश्न बहुत आसान होता है अगर आपको बैठाने आ गया। चलिए मैं बताता हूँ कैसे बैठाना है। आपको 3 संख्या बोल रहा है, मैंने मान लिया a प्लस बी प्लस सी तीनों का योग कितना है 154 है। ए बी सी ये तीनों संख्या है, ये क्या हो गया ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया, ये तीसरी संख्या हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो, यानी दूसरी संख्या अगर 1 होगा तो पहली संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एवं तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 हो, तीसरी संख्या क्या हो पहली संख्या की 1/3 हो, यानी पहली संख्या 3 होगा तो ये 1/3 यानी 1 हो जाएगा, यही तो होगा ना। अब चलिए यहाँ पे क्या है, देखिए ये 1 है, एक जगह 2 है, एक जगह 3 है, क्या होगा एक इंसान का 2 वैल्यू हो सकता है, एक चीज़ का 2 वैल्यू हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो मैं बोलूँगा बराबर कर लीजिए। बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इससे यहाँ पे 3 से गुना कर दीजिए और यहाँ 2 था तो यहाँ 2 से इन दोनों में गुना कर दीजिए। अब देखिए 2/3 6, 2/3 6 यानी इसका वैल्यू 6 हो गया, 1/3 3 यानी बी का वैल्यू 3 हो गया और सी का वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, अब कह रहा है इसी तीनों का तो जोड़ 154 था ना, यानी 6 + 3 + 2 यानी 6 3 9 और 2 11 यूनिट का आपको वैल्यू कितना दे रखा था क्वेश्चन में 154। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 एकम 11 और 11 चौका 44, 1 यूनिट का वैल्यू 44 है। तो कह रहा है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या क्या है b है और इसका वैल्यू कितना है
3 है तो 3 गुने 14, तो 3 गुने 14 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा, और 42 ही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न कह रहा है 131। देखिए, एक उद्यान में आम के पेड़ों की संख्या 10 पत्तियां एवं 12 स्तंभ है। दो पेड़ों की मध्य की दूरी 2 मीटर है एवं उद्यान की सीमा की सभी भुजाओं से 1 मीटर की रिक्ति है। उद्यान की लंबाई क्या होगी? चलिए, क्या कह रहा है? एक उद्यान में आम के पेड़ की 10 पत्तियां हैं, ठीक है, और 12 स्तंभ है। पत्ती बोले, पत्ती और स्तंभ, स्तंभ कैसा हो जाएगा? ये स्तंभ हो गया और ये क्या है? ये पत्ती है, ठीक है। तो कह रहा है उद्यान में आम के पेड़ों की पत्ती 10 है, यानी 10 पत्ती है और 12 स्तंभ है, ठीक है, और दो पेड़ों के मध्य की दूरी 2 मीटर है। देखिए क्या होगा कि जो बड़ा होगा वो लंबाई हो जाएगा और जो छोटा होगा वो चौड़ाई हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा फिगर गलत बना दिया है, चलिए मैं इसको फिर से बना दे रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको, फिर से मैंने गलत बना दिया। देखिए ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ये है आपको 12 वैल्यू दिया है और इसका वैल्यू आपको 10 दिया है, ठीक है। प्रत्येक पेड़ 2 मीटर की दूरी पे लगना है, यानी 12 है तो 2 मीटर की दूरी पे कितना पेड़ होगा? 11 होगा, क्योंकि देखिए अगर आप ऐसे करके देखें तो 11 ही पेड़, तो 12 के बीच में कितना दूरी होगा? 11, तो 11 गुने 2 क्या हो गया? 22, और कह रहा है कि 1 मीटर की रिक्ति है सीमा की सभी भुजाओं से, यानी इधर से भी 1 मीटर का दूरी है, इधर से भी 1 मीटर का, इधर से भी 1 मीटर का और इधर से भी 1 मीटर का, तो 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर क्या हो जाएगा? 2 मीटर, यानी 24 मीटर लंबाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, 24 मीटर। चलिए अगला प्रश्न है 4 सतत विषम संख्याओं का योगफल 72 है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 4, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। 4 सतत विषम संख्या, पहली विषम संख्या क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, दूसरा विषम संख्या x+2 मैंने मान लिया, तीसरा x+ मैंने 4 मान लिया, चौथा मैंने x+6 मान लिया। इसका क्या दे रहा है आपको? 72 दे रहा है योगफल। तो देखिए 2x, 3x, 4x, 4x + 2 4 6 अच्छे 12 बराबर कितना हो गया? 72। तो 4x बराबर 12 को उधर ले जाएंगे तो 72 में से 12 घट गया तो क्या हो जाएगा? 60 हो गया। x बराबर आपका क्या हो गया? x बराबर आपका हो गया 15, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है? दूसरी सबसे बड़ी संख्या, पहली सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और दूसरी सबसे बड़ी संख्या x+4, तो x का वैल्यू क्या है? 15 और +4 क्या हो जाएगा? 19, ऑप्शन डी यानी ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है राम ने अपनी घड़ी 20% की हानि पर 320 रुपये में बेची, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ठीक है, राम ने अपनी घड़ी कितना में? 20% की हानि पे 320 रुपये में, यानी 320 रुपये में बेचता है तो उसको 20% का हानि होता है, यानी 100 का चीज़ वो 80 में बेच दिया होता है। अब कह रहा है 25% लाभ कमाने के लिए, यानी 100 का चीज़ 125 में बेचने के लिए अब उसको कितना में बेचना, उसका क्या है पूछ रहा है कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 100 से तो 100 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 8 चौका 32, तो 125 गुना 4, तो 125 गुना 4 क्या होता है आपको? 500 होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है एक टोकरी के फूल प्रति मिनट 2 गुने हो जाते हैं, वह टोकरी 1 घंटा में भर जाता है, कितने समय बाद टोकरी 1/16 भाग भरी हुई थी? चलिए ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज़ बता रहा हूँ। पहले मान लो कि टोकरी में 100 फूल थे, वो कितने में? 1 घंटा में भर जा रहा है। अगले घंटा में 9 दुगुना होगा, तो इससे पहले क्या होगा? आधा होगा, 50 होगा। 50 के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? 59 मिनट टाइम लगेगा। इसके
आधा कितना होगा 25 होगा, और 25 के लिए उसके कितना तो 58 मिनट टाइम लगेगा। इसके आधा कितना होगा 12.5 होगा, और 12.5 के लिए उसके कितने 57 मिनट का समय लग रहा था। ये तो मैं एग्जाम्पल आपको दिखाया था। सेम इसी तरह मैंने मान लिया टोकरी में कितना एक फूल थे, और एक फूल के लिए कितना लग रहा था 1 घंटा लग रहा था। मैंने माना कि टोकरी में कितना फूल भरा होगा, एक ही फूल में टोकरी भर जाता होगा। ठीक है, तो अगले 1 मिनट पहले कितना होगा तो 1/2। इसका अगले बार तो क्या हो गया, अगले मिनट में क्या हो गया, ये 1 हो गया। आधा था तो अगले मिनट में 1 हो गया, यानी हम लोग रिवर्स आएंगे। रिवर्स में क्या हो जाएगा 1 का आधा हो जाएगा, और 1 घंटा से पहले क्या होता है 59 मिनट होता है। इससे फिर रिवर्स आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, और 1 कितना हो जाएगा 58 मिनट में 1/4 हो जाएगा। इससे कम आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/8, और 1/8 कितना में ये 57 मिनट में हो जाएगा। जब इससे हम लोग पहले आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/16, और 1/16 56 मिनट में आपका 56 मिनट में था। 1/16 कितना में था वो आपको 56 मिनट, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा निम्न में से कौन लघुत्तम भिन्न है। ठीक है, पहला प्रश्न है 5/14, 5/14 है, दोनों में से घटा दीजिए कितना हो जाएगा 9, तो 9 नीचे लिख दीजिए, ऊपर 5 लिख दीजिए। जब इसको लगभग कीजिएगा तो 0.5 आएगा। मैंने क्या बोला अप्रॉक्सीमेटली लगभग 5 आएगा। अगर देखिए नहीं 5 नहीं आएगा, देखिए 0.9, 9 पचे 45, ठीक है 9 पचे 45, ठीक है। अब फिर से कीजिएगा लगभग 5 के आसपास आएगा, छोड़िए। अगला जो प्रश्न है आपको 31/42, 31/42, इसका अंतर कितना है तो इसका अंतर है आपको कितना, इसका अंतर हो गया 11, ठीक है। 31 और 11 42, और ऊपर वाले को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। तो ऊपर वाले को जब हम लोग ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 11 तिया 33, लगभग ये आपका 3 हो जाएगा। जब इसको हम लोग लिखेंगे 7/12, तो 12 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 7 को ऊपर ऐसे ही लिख देंगे। तो इसको लगभग करेंगे तो 5 एकम 5, 2 5 चौका 20, ठीक है। अब चलिए हम लोग करते हैं 17/21, तो 17 4 21, तो 4 नीचे लिख देंगे, ऊपर 17 का 17 रहने देंगे, 4 चौका 16, और 1 तो 2.5। देखिए यहाँ पे 0.5 है, यहाँ लगभग 3 है, या 1.4 है, यहाँ पे 4.25 है। आपसे पूछ रहा है सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा हो जाएगा आपको दिख रहा है 0.5, यानी 5/14 वाला हो जाएगा। ये 5/14 है, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। आप किसी भी ऑप्शन तरीका से चेक कर लेना, इतना ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कितने वर्षों में 10,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 14,641 रुपये हो जाएगी। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज का एक फॉर्मूला ऑप्शन सब जानते होंगे, मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन गुने 1 + R/100 के पावर t, यानी समय। यहाँ पे मिश्रधन आपको क्या दे रहा है 1461, बराबर मूलधन कितना है तो 10,000 है, ठीक है। 1 + R, आपको R दिया है 10%, 10/100 के पावर t, 1 0 से 1 0 कटा दिए। अब चलिए इतना बराबर मैंने लिख दिया 1 + 1/10 बराबर क्या हो जाएगा 14,600, कितना है 14,641 है बटा 10,000। चलिए इसको जब आप कीजिएगा 10 एकम 10, 11/10, ठीक है। और 11/10 यानी अगर आप यहाँ से देखें तो इसका 2 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स होगा, यानी इसी का कोई ना कोई टाइम्स मल्टीपल्स होगा, इसी का कोई ना कोई टाइम मल्टीपल्स होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं 10, यहाँ पे देख रहे हैं क्या है 10,000 है, तो आप बोलेंगे सर ये तो क्या है ये 4 टाइम्स है, यानी 10 के पावर यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 11 के पावर 4 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब चलिए मैं बोल रहा हूँ 11/10 बराबर, आपने बोला सर 11/10 के पावर ये 4 है, और यहाँ पे मेरा टाइम है, मैंने तो एग्जाम्पल के लिए दिखाया। चलिए तो क्या हो जाएगा t बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4,
कितना ईयर हो जाएगा, 4 ईयर आपको हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी एवं दूध के 27 लीटर मिश्रण में पानी एवं दूध का अनुपात क्रमशः 5:4 है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में पानी एवं दूध का संगत अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको फिर से वही करना है, वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन करना है। तो क्या कह रहा है, पानी और दूध का अनुपात कितना है, 5:4 है। और कह रहा है पानी एवं दूध 27 लीटर मिश्रण में, यानी ये 5:4 है और इसी 5:4 कितना हो गया, 9 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है आपको, 27 दिया गया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 9 3 27, यानी पानी कितना है आपको 15 लीटर है और दूध कितना है, तो 4 × 3 यानी 12 लीटर। कह रहा है कि यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो पहले से 15 था, अब और 3 लीटर मिला दिए तो कितना हो गया 18, यहाँ पे 12, तो 6 3 18, 6 दूनी 12, 3:2 हो जाएगा। नया मिश्रण क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जो अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, कह रहे 18 से 36 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। यानी आप लोग इसका सॉल्यूशन कीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। देखिए 18 से 36 यानी 18 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस डैश 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 36 का स्क्वायर, यही तो होगा। चलिए मैं यहाँ से अगर सब में से 2 कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा बाहर, 2 दूना 4, यानी स्क्वायर है तो यहाँ पे 4 हो गया। अब क्या हो जाएगा, 9 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 18 के स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब आप चूंकि जानते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस n स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है, यही होता है। चलिए यहाँ पे आप इसको बैठा दीजिए, तो इसलिए यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 9 स्क्वायर यहाँ से लिख सकते हैं प्लस 10 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 18 स्क्वायर, ठीक है, यह लिख दिए। ये चीज़ आप जब देख रहे हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ मेरा 9 से स्टार्ट हो रहा है, 9 10 11 12 ऐसे करके स्टार्ट हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस कर देना पड़ेगा, इतना चीज़ों में से माइनस क्या करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 8 का स्क्वायर, चूँकि 9 का स्क्वायर से यहाँ है। तो अगर इसको अगर आप लिखेंगे इस फॉर्मूला पे तो क्या हो जाएगा आपका, n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा आपका 18। तो 18 × 18 में 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 19, ठीक है। और 18 दूनी 36 और प्लस 1 37, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 6 माइनस, फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए n क्या होता है, ये जो लास्ट वाला फिगर होता है यही n होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 × 8 + 1, तो 9 × 8 दूना 16 1 17/6। अब चलिए जब आप इसको किए तो 6 3 18 और इसको गुना कीजिए, जब इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2109 माइनस, इसको जब आप कटा के लिखिएगा तो 204 आ जाएगा। इतना बराबर क्या हो जाएगा, इतना बराबर आपको हो गया 1905, ठीक है, 1905। यानी आपसे क्या पूछ रहा है, वर्गों का योगफल क्या हो जाएगा, तो 1905, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 4 अभी मैंने छोड़ रखा है, ठीक है, तो 4 छोड़ रखा है, यानी 4 × 1905 बराबर क्या हो जाएगा 7620, यानी 7620 आपका किस में है, 7620 आपको ऑप्शन डी में है। देखिए आपको अगर आज के लिए इतना ही, यानी 32 के आसपास हम लोग प्रश्न आज कर लिए हैं। तो ये आप तो समझ रहे हैं एसएससी की विविधता। आपको क्या करना है, देखिए जो भी कैंडिडेट्स आपको एसएससी के हैं, बिहार एसएससी के, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए ताकि वो लोग भी बेनिफिट उठा सके, ठीक है। जो लोग प्रीवियस मॉक टेस्ट को नहीं लगा रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस मॉक टेस्ट आप लोग जरूर लगाइए, उससे आपका स्कोर बहुत इंप्रूव होने वाला है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ।